सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरे एल्गोरिथम का एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। और ग्रेडियंट डिसेंट के अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमारे पास थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आई माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है उसके लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। अब और वेट्स को अपडेट करते जाते हैं। जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे, आपके पास एक इनपुट आई, उस इनपुट का अगर क्योंकि अभी हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इनपुट 1 से बिलोंग कर सकती है या 0 से बिलोंग कर सकती है। ये डिस्कशन जरा ध्यान से सुनिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो। आपके पास एक इनपुट आई, अभी आप हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की। इस I1 और इस इनपुट की एक्चुअल जो क्लास थी वो 1 थी। I2 की भी एक्चुअल इनपुट क्लास 1 थी। I3 की एक्चुअल जो क्लास थी वो 0 थी। I4 की जो एक्चुअल क्लास थी वो 0 थी। अब जब आपने वेट्स यानी ये जो वेट्स रेंडमली इनिशियलाइज किए हुए थे, आप अगर जिनको आप लर्न करना चाह रहे हैं इनको अगर आपने सही तरीके से लर्न कर लिए तो अब क्या होगा कि आपके पास इस इनपुट को जब आप इन लॉजिस्टिक फंक्शन में पास करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पास करेंगे, और वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किस तरह पास करेंगे वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि आपके पास थीटा ट्रांसपोज एक्स, इसको हम पास कर दें सिग्माइड ऑफ जी, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आ रही है तो हम उसको 1 कर देंगे और एल्स 0 कर देंगे। या फिर सिंपल थीटा ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम उसको 1 कर देंगे और एल्स 0 कर देंगे। सो वापस आते हैं इस पॉइंट पे। अगर आपके पास ये वेट्स थीटा ट्रांसपोज वाले ये ठीक लर्न हो गई हैं तो इन इनपुट्स को जब आपने इन वेट से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर 1 आएगा। जब आप इस इनपुट को पास करेंगे और रिस्पेक्टिव थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0.5 आएगा, थ्रेशोल्ड से पास हुआ और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इस इनपुट को इस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर 0.5 से ग्रेटर नहीं आएगा, लेस आएगा और आपके पास 0 आता जाएगा। इस तरह आपके पास प्रेडिक्शंस आएंगी और जो आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस तरह अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखें तो हमने जब ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू रिग्रेशन मॉडल की ट्रेनिंग की बात की थी, यहाँ पे भी अप्रोच वही है कि सबसे पहले हम अपने जो वेट्स हैं उनको रेंडमली इनिशियलाइज करवा लेंगे। देन उसके बाद हम इन वेट्स की बेस पे देखेंगे कि क्या इनपुट के अगेंस्ट जब हम इन वेट्स को थीटा ट्रांसपोज एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्माइड में पास करेंगे और आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 हमें रिक्वायर्ड है और अगर वो आंसर 1 आ रहा है और रिक्वायर्ड भी हमें 1 है तो हम
वेट अपडेट इक्वेशंस को, अपने वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे, अपने वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे। और अगर आपके पास एक्चुअली 0 था एक्चुअल आंसर, और जब आपने प्रेडिक्ट किया तो 1 आ गया, तो अब आपको अपने वेट्स को लर्न करना है, अपने वेट्स को अपडेट करना है, ताकि वो ओवर द टाइम पीरियड आपके वेट्स अपडेट होते जाएं और लर्निंग इंप्रूव होती जाए। तो अब हम यहाँ पे चाहते क्या हैं कि जो आपके पास थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आई माइनस अल्फा, और यहाँ पे हमने इसको वेट को अपडेट करना है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा आता है कि कितना रेट ऑफ चेंज है। अगर मेरे पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों सेम है, तो आपके पास यहाँ पे आपके जो वेट्स हैं, थीटाज हैं, उनमें कोई भी अपडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिजायर्ड वैल्यू मिल रही है, जो भी आपने इनपुट ली प्रेडिक्टेड भी वही आ गई। तो आप चाहेंगे कि अच्छा मेरे जो थीटाज है ना, वेट्स हैं, वो अपडेट ना हो, लेकिन आपके पास एक्चुअल 1 था और जो प्रिडिक्ट किया वो 0 आ गया। देन अब आपको अपने वेट्स को अपडेट करना है, वेट्स को अपडेट करने। और अब आपकी ख्वाहिश ये होगी सिमिलरली, अगर एक्चुअल 0 था प्रिडिक्ट 1 कर दिया, तो तब भी आपको अपने वेट्स को अपडेट करना है। फिर आपकी ख्वाहिश ये होगी कि आपके पास जो एक्चुअल आंसर है वो 0 है, तो आपके पास जो प्रिडिक्टेड आंसर है वो, क्योंकि 0.6 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है, और फिर आप इसको मैप करते हैं सिग्माइड पे थ्रेशोल्ड करके 1 और 0 पे, तो आप कहेंगे चाहते हैं कि अच्छा ये जितनी एक्चुअल से दूर है उसी लिहाज से यहाँ पे इसको पेनलाइज किया जाए और आपके वेट्स अपडेट हो, आपके वेट्स अपडेट हो। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमें ऐसा ही कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करना है कि जब आपके पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों सेम हो, तो वेट्स को अपडेट नहीं होना चाहिए जब भी ये सेम है, और जब भी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस आ रहा है तो आपके पास वेट्स अपडेट होने चाहिए, और जितना ज्यादा डिफरेंस हो उतना ही ज्यादा ये डेल्टा आपके पास आना चाहिए, ताकि उतनी ही तेजी से ये वेट्स कन्वर्ज करें। तो आगे मूव करते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे जो अपना कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करने लगे, द मोर और हाइपोथेसिस ऑफ फ्रॉम y, the larger the cost function output, if our hypothesis is equal to y, then our cost is 0. So अगर हमारा हाइपोथेसिस y से ऑफ है, तो हमें अपने वेट्स को उतना ही पेनलाइज करना है, हमारा कॉस्ट फंक्शन इस तरह होना चाहिए। और अगर हमारा हाइपोथेसिस इक्वल है एक्चुअल के, तो जो हमारा कॉस्ट है या हमें जो पेनल्टी पड़नी है वो 0 होनी चाहिए। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में वो ये है, जो ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/m। 1/m का मतलब है m रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स को, कि कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 up to m कॉस्ट ऑफ h थीटा ऑफ xi कॉमा yi। सो एज्यूम कीजिए कि आपके पास m रिप्रेजेंट कर रहे थे 10 एग्जाम्पल पॉइंट्स को, और हर एक की जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो सेम है,
यानी एक्चुअल भी अगर आपको 1 चाहिए था और प्रेडिक्टेड भी 1 है, तो इन 10 एग्जांपल पॉइंट्स के अगेंस्ट आपकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, हर एक के अगेंस्ट 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सेम है तो हमारी जो कॉस्ट है वो 0 होनी चाहिए। और अगर ये जितना भी दूर होंगे, अगर एक 0 है दूसरा 1 है, पहला 1 है या दूसरा 0 है, तो ये कॉस्ट उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, दोनों के लिए अलग अलग। आपको याद होगा कि हम h थीटा ऑफ xi को y प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। तो थीटा, अब हम यहाँ पे इस कॉस्ट फंक्शन को y इज इक्वल टू 1 के लिए अलग डिफाइन कर रहे हैं और y इज इक्वल टू 0 के लिए अलग डिफाइन कर रहे हैं। इन फंक्शंस को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फंक्शन क्या है। इन फंक्शंस को अगर आप देखें कि अगर आपके पास, पहले हम इस फंक्शन की बात करते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं फॉर 1, और ये है फॉर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 ये डिफरेंट वैल्यूज थी x की, ये कुछ वैल्यूज थी, और इनको जब ये पास किया इस फंक्शन में, तो ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास 0.1 आ रहा है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9। अब इसके अगेंस्ट ये जो फंक्शन है y एक्सिस, इसको आप प्लॉट करें तो आपके पास ये 1 आ रहा है, और जैसे जैसे आप इसको प्लॉट करते जाएं तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनती जाएगी। सिमिलरली जब आप x एक्सिस पे प्लॉट करें 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9, और इस फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट करें माइनस log 1 माइनस h थीटा ऑफ x को, तो अब पॉइंट 1 पे वैल्यू बहुत ही छोटी है, पॉइंट 2 पे और इंक्रीज हो रही है, पॉइंट 3 पे और इंक्रीज हो रही है, पॉइंट 9 पे, और इस फंक्शन की शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। सो फॉर y इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये फंक्शन प्लॉट हो रहा है, और फॉर y इज इक्वल टू 0 हमारे पास फंक्शन ये प्लॉट हो रहा है। अच्छा, कीप इन माइंड, जब मैं y की बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना इस पर्टिकुलर केस में, तो ये है जब हमारे पास एक्चुअल क्लास का जो लेबल है वो 1 है, और इसमें एक्चुअल जो क्लास का लेबल है वो 0 क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के अगेंस्ट हर एक के करस्पॉन्डिंगली एक्चुअल आंसर्स होंगे, एक्चुअल लेबल्स हैं। तो ये फॉर क्लास 1 हम इस तरह प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट आएगा, और फॉर क्लास 0 ये इस तरीके से प्लॉट आ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ थीटा ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगी? जब आपके पास h थीटा ऑफ x यानी y प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम होंगे, और ये जो कॉस्ट है ये नियर टू इन्फिनिटी आ जाएगी, नियर टू इन्फिनिटी, नियर टू इन्फिनिटी। कब? जब एक्चुअल वैल्यू 0 और जो हमारी प्रेडिक्टेड है वो 1 हो, या एक्चुअल वैल्यू 1 हो और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 हो, हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 हो। सो ये चीज आपने ध्यान से समझनी है, और जितना जितना ये एक दूसरे के करीब होंगे हमारी जो कॉस्ट है वो उतनी ही कम होती जाएगी, और जब ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, तो हमारी कॉस्ट 0 होनी चाहिए। अब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने लगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर आप यहाँ पे देखें, we can compress our cost functions to conditional cases in
1 केस, एक, अब हमारे पास ये एक ही फंक्शन आ गया। अब होगा क्या? होगा ये कि जब हमारे पास इनपुट में एक्चुअल आंसर्स 1 भी आ रहे होंगे और जीरोस भी आ रहे होंगे। अब जब आपने एक्चुअल क्लास 1 है तो y में यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप y में 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म इग्नोर हो जाएगी और 1 मल्टीप्लाई होके 1 का ये जो कॉस्ट फंक्शन है इस लिहाज से मशीन लर्निंग मॉडल या लॉजिस्टिक फंक्शन अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपनी लर्निंग कंटिन्यू करेगा। दोबारा सुनिएगा, ये अब हमने 1 और 0 दोनों के लिए कंबाइन कर दिया, ये दोनों के लिए कंबाइन है। अब जब हम एक्चुअल क्लास 1 होगी तो 1 को यहाँ पे पुट किया, यहाँ y पे 1 आया, 1 माइनस 1 0, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन 0 हो गई और ये वाला कॉस्ट फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और इसके लिहाज से वेट्स अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास 0 होगा तो जब आप 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और 1 माइनस 0 ये आ गया और 0 के लिहाज से ये वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे भी देखें तो हम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने 1 के लिए सेपरेट फंक्शन था और 0 के लिए ये वाला फंक्शन था और इनको हमने किस तरह कंबाइन कर दिया। Notice that when y is equal to 1, then the second term, जब y is equal to 1 होगा तो second term जो है वो automatically will be 0 and will not affect the result. And if y is equal to 0, यानी actual class 0 होगी तो then first term जो है वो 0 हो जाएगी और will not affect the result. और we can fully rewrite our entire cost function as, और अब हम इस पूरे कॉस्ट फंक्शन को इस तरह रीराइट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो ये y प्राइम को हम h थीटा ऑफ x भी लिख सकते हैं, राइट, h थीटा ऑफ xi। तो ये फंक्शन कौन सा बनता है? बिल्कुल, ये बनता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फॉर 2 क्लास। सो आपको अगर आप प्रीवियस लेक्चर याद करें तो आपने देखा होगा कि हमने इस की डेरिवेशन की थी। अब आपको आइडिया होगा कि ये जो फंक्शन है जिसकी हमने डेरिवेशन की थी इसके पीछे क्या साइंस है कि या रैशनल था जिसको यूज करते हुए किन किन स्टेप्स को यूज करते हुए ये फंक्शन बना। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।